हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का एक और सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट या पीआईसी फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे पहले टॉपिक की जो है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इम्प्योरिटी क्या होती है। तो एक सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस का लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होना हम लोग इम्प्योरिटी कह सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी अनवांटेड केमिकल्स होते हैं जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई के साथ रह जाते हैं या फॉर्मुलेशन के दौरान अराइज होते हैं। ये इम्प्योरिटीज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की एफिकेसी और सेफ्टी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई मटेरियल जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की प्योरिटी को अफेक्ट करता है उसे इम्प्योरिटी कहते हैं। इम्प्योरिटीज बॉडी पर धीरे धीरे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के एक्टिव स्ट्रेंथ को भी कम कर सकते हैं। ये इम्प्योरिटीज जैसे कि स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लेड, आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट और आयरन हो सकते हैं। इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, माइक्रोबियल हो सकती है, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स हो सकते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, मॉइस्चर एटसेट्रा। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटी के नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके सोर्स को पता करके कि ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है। बेसिकली मेडिसिन में दो टाइप्स की इम्प्योरिटी पाई जाती है। पहला इम्प्योरिटी जो एपीआई के साथ एसोसिएटेड होती है और दूसरी इम्प्योरिटीज जो फॉर्मुलेशन के दौरान फॉर्म होते हैं या फॉर्मुलेटेड फॉर्म से रिलेटेड होते हैं। सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज की बात करें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इम्प्योरिटीज कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स, रिएजेंट्स, कैटालिस्ट एंड सॉल्वेंट्स, रिएक्शन वेसल्स, इम्प्रॉपर स्टोरेज, क्रॉस कंटामिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग एरर्स, पैकिंग एरर्स, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, केमिकल इंस्टेबिलिटी, स्टोरेज कंटेनर्स, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, डेलिबरेट एडल्टरेशन एटसेट्रा। तो चलिए इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले रॉ मटेरियल से कैसे हमारी इम्प्योरिटीज अराइज हो सकती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल से जब सब्सटेंस प्रिपेयर किया जाता है तो उस सब्सटेंस के रॉ मटेरियल के कुछ ट्रेसेस हो सकते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड के अलावा कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड के स्मॉल अमाउंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए रॉक सॉल्ट से प्रिपेयर्ड सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम और मैग्नीशियम के ट्रेसेस हो सकते हैं। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर टर्निंग से प्रिपेयर किया जाता है। कॉपर टर्निंग्स में आयरन और आर्सेनिक एज इम्प्योरिटी हो सकते हैं। दूसरे सोर्स की बात करें तो इंटरमीडिएट्स जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फॉर्म होते हैं। समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बने इंटरमीडिएट्स भी फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए इम्प्योरिटी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है। फिर जो सॉल्यूशन बनता है उसे पहले इवेपोरेट करते हैं और फिर इसे चारकोल के साथ हीट किया जाता है। इस प्रोसेस में अगर पोटेशियम आयोडेट पूरी तरह से पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होता है तो यह फाइनल प्रोडक्ट में एज ए इम्प्योरिटी हो सकता है। अब देखते हैं तीसरे सोर्स पे, तो ये होता है रिएजेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सभी रिएजेंट्स वॉशिंग से रिमूव नहीं हो पाते हैं, इसलिए कुछ रिएजेंट्स फाइनल प्रोडक्ट में एंटर हो सकते हैं और उसकी प्योरिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिएटेड मरकरी को हम मर्क्यूरी क्लोराइड और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन के रिएक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। रिएक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट यानी कि अमोनिएटेड मरकरी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ट्रेसेस हो सकते हैं, इसलिए इस प्रेसिपिटेट को कोल्ड वाटर से वॉश किया जाता है ताकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिमूव किया जा सके। यदि यह पूरी तरह से वॉश ऑफ नहीं हो पाता है तो यह फाइनल प्रोडक्ट में एज इम्प्योरिटी हो सकता है। अगले सोर्स को देखें तो ये होता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का यूज रिएक्शन की रेट को अल्टर करने के लिए किया जाता है और रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन से कैटेलिस्ट को अलग नहीं करते हैं तो ये फाइनल प्रोडक्ट में एज इम्प्योरिटी हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइम्स। अगले सोर्स पे बढ़े तो ये है सॉल्वेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। जनरली वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, जैसे कि टैप वाटर में कुछ आयंस जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स आयन जैसे इम्प्योरिटीज स्मॉल अमाउंट में हो सकते हैं। सॉफ्टेंड वाटर, टैप वाटर को जियोलाइट के सोडियम फॉर्म से पास कराया जाता है तो यह डाइवेलेंट कैटायंस जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव कर देते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयंस। इस वजह से सॉफ्टेंड वाटर में केवल सोडियम और क्लोराइड आयंस ही एज ए इम्प्योरिटी बचते हैं।
डीमिनरलाइज्ड वाटर में टैप वाटर को कुछ कॉलम से पास कराया जाता है जिनमें आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं। इस प्रोसेस में वाटर से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट आयंस, कार्बोनेट आयंस रिमूव हो जाते हैं, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट में ये इम्प्योरिटीज नहीं होते हैं। लेकिन इस सोर्स से ऑब्टेन्ड वाटर में कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टिल्ड वाटर। इसे बेस्ट वाटर कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, लेकिन यह वेरी कॉस्टली होता है। अगला सोर्स होता है रिएक्शन वेसल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कुछ सॉल्वेंट्स और रिएजेंट्स रिएक्शन वेसल्स के मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और ये मेटल्स उनमें डिसॉल्व हो सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट में एज इम्प्योरिटीज अपीयर हो सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो ऐसा माना जाता है कि आयरन में आर्सेनिक एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। इस वजह से कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आयरन वेसल्स में प्रिपेयर होते हैं वे आयरन और आर्सेनिक एज इम्प्योरिटीज कंटेन कर सकते हैं। इसलिए इंडियन फार्माकोपिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आयरन और आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट का प्रिस्क्राइब करती है। लिमिट टेस्ट बेसिकली एक टेस्ट होता है जिसे इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। लिमिट टेस्ट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगले सोर्स को देखें तो ये होता है इम्प्रॉपर स्टोरेज। प्रिपरेशन के बाद केमिकल सब्सटेंस को उनके डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स में उनके नेचर ऑफ द मटेरियल के अकॉर्डिंग, बैच ऑफ साइज के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग स्टोर करना चाहिए। स्टोरेज पर्पज के लिए बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल यूज होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, आयरन वेसल्स, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा। एल्कालीज यानी कि बेसिस को जब ऑर्डिनरी ग्लास कंटेनर्स में स्टोर करते हैं तो ये कंटेनर से लेड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट में एज इम्प्योरिटी मिल सकते हैं। इसे लीचिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग केमिकल्स आयरन कंटेनर से रिएक्ट कर सकते हैं और आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज से बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। पहला देखते हैं फिल्थ। स्टोर्ड प्रोडक्ट्स डस्ट, इंसेक्ट्स की बॉडीज, एनिमल्स लाइक रैट्स और इंसेक्ट्स के एक्सक्रीट से कंटामिनेट्स हो सकते हैं। दूसरा होता है केमिकल इंस्टेबिलिटी। केमिकल्स का डिकम्पोजिशन हो सकता है बिकॉज ऑफ लाइट, एसिड या बेस के ट्रेसेस से, एयर ऑक्सीडेशन से हो सकता है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटल आयंस के ट्रेसेस भी केमिकल इंस्टेबिलिटी कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स को हमेशा एम्बर कलर के बॉटल्स में स्टोर करके रखना चाहिए। तीसरा, रिएक्शंस विद कंटेनर मटेरियल्स। सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट्स हमेशा मेटल ट्यूब में स्टोर होने चाहिए। चौथा होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना ड्रग की एफिशिएंसी को भी अल्टर कर सकता है। पांचवा जो इफेक्ट है वो टेम्परेचर इफेक्ट होता है। अगर ड्रग्स को प्रॉपर टेम्परेचर पर स्टोर नहीं किया जाता है तो उनमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। क्रॉस कंटामिनेशन भी इम्प्योरिटी का रीजन बन सकता है। लार्ज बल्क में पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स और टैबलेट्स की हैंडलिंग करते समय एयरबॉर्न डस्ट क्रिएट हो सकते हैं जो प्रोडक्ट्स को क्रॉस कंटामिनेट कर सकते हैं। इसलिए फेस मास्क और कुछ अदर इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑपरेटर्स को ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन के मैन्युफैक्चर के दौरान स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। इम्प्योरिटीज मैन्युफैक्चरिंग एरर से भी अराइज हो सकती हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट्स जैसे कि इम्परफेक्ट मिक्सिंग, इनकम्प्लीटनेस, प्रॉपर टेम्परेचर का मेंटेन न हो पाना, प्रेशर में डिफरेंस, पीएच या रिएक्शन के कंडीशन का अल्टरेशन, ये सभी फाइनल प्रोडक्ट्स में इम्प्योरिटीज के अराइज होने का कारण बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड को मेटेलिक जिंक से ऑब्टेन किया जाता है। इसके लिए मेटेलिक जिंक को ब्राइट रेडनेस तक हीट किया जाता है एयर के करंट में। जिंक के वेपर फिर बर्न होकर जिंक ऑक्साइड बनाते हैं जिन्हें फाइन व्हाइट पाउडर के रूप में कलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर हीट कम होती है या एयर कम होती है या दोनों की कमी होती है तो जिंक मेटल पूरी तरह से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड में जिंक मेटल एक इम्प्योरिटी की तरह हो सकता है। इसके लिए भी इंडियन फार्माकोपिया ने जिंक ऑक्साइड में जिंक मेटल के लिए लिमिट टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं। अगले सोर्स को देखें तो ये होता है पैकेजिंग एरर्स। सिमिलर अपीयरेंस वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि एक ही साइज के अलग अलग टैबलेट्स, एक ही शेप के अलग अलग प्रोडक्ट्स, एक ही कलर के अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर एक ही कंटेनर्स में पैक हो जाते हैं तो ये डेंजर का एक पोटेंशियल सोर्स हो सकता है। प्रोडक्ट्स के इम्प्रॉपर लेबलिंग और अनयूज्ड लेबल्स के स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय करना भी एक मेजर पैकेजिंग हैजर्ड हो सकता है। अगले सोर्स को देखें तो ये होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है इन द केस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इसलिए इन्हें प्रिपेयर करते समय बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। इसी प्रकार से लिक्विड प्रिपरेशन और क्रीम्स भी बैक्टीरियल एंड फंगल कंटामिनेशन के लिए लायबल होते हैं, इसलिए इनके प्रिपरेशन में केयर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अकेसिया, सिन्ना, ट्रेगाकैंथ।
इनमें साल्मोनेली बैक्टीरिया कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं, तो इनसे बचने के लिए एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। आगे देखें तो अगला सोर्स होता है केमिकल इंस्टेबिलिटी। ड्रग्स की सिंथेसिस में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड एटसेट्रा। इन प्रोसेस में डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं जो इम्प्यूरिटीज में भी हो सकते हैं। ऐसे इम्प्यूरिटीज केमिकल इंस्टेबिलिटीज कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरियस प्रोसेस में टैप वाटर को यूज किया जाता है और टैप वाटर में क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयंस होते हैं जो प्रिपेयरिंग सब्सटेंस में एज इम्प्यूरिटीज हो सकते हैं। उनकी स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। आगे देखें तो ये नेक्स्ट सोर्स हो सकते हैं स्टोरेज कंटेनर्स। अगर स्टोरेज कंटेनर्स ऐसे मेटल से बने होते हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस से हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टोरेज के दौरान इम्प्यूरिटी का कारण बन सकते हैं। आगे देखें तो एटमॉस्फेयर भी कंटामिनेशन का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया में एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स एंड सम गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ब्लैक स्मोक। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और प्योरिफिकेशन के दौरान ये इम्प्यूरिटीज फाइनल प्रोडक्ट में अपीयर हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से कंटामिनेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को लंबे समय के लिए खुले में नहीं रखना चाहिए। इसी वजह से इंडियन फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब करती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में 3% से ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट नहीं होना चाहिए। आगे देखें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में डिलिबरेटली एडल्ट्रेशन भी किया जा सकता है। डिलिबरेट एडल्ट्रेशन का मतलब होता है जान के मिलावट करना। कुछ लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को चीपर कॉपी के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी और प्योरिटी में अल्टरेशन होने लगता है। जैसे कि एक्सपेंसिव पोटेशियम को सोडियम ब्रोमाइड के साथ एडल्ट्रेट किया जाता है।